तो माता जी बताती हैं कि श्री अरविंद जी एक एक बात, वो केवल मतलब एक वाणी नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम का जो वो चाहे हैं श्री अरविंद जी की उसको एक्शन में लाए हैं। ये माता जी का मंतव्य है। और जैसे ये देखिए, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट लंदन, वहाँ के न्यूज़पेपर में श्री अरविंद जी के बारे में ये मंतव्य था कि श्री अरबिंदो इज नो विजनरी, ही हैज ऑलवेज एक्टेड हिज ड्रीम्स। वो केवल एक विजनरी नहीं है। विजनरी मतलब, विजन हम किसको कहते हैं? हाँ, सपने देखना। मतलब जो सपने प्रेजेंट टाइम में आप फ्यूचर की बात एक झलक अगर आप बताते हैं तो उसको हम विजन कहते हैं। पर श्री अरविंद जी केवल विजनरी नहीं है, उनका जो बात है, so from individual self-discipline, he has gone to the life of humanity, the psychology of social development, ideals and progress, and the ideal of human unity should be carefully considered by all those who are busy preparing blueprints for the future. जो भी मानव की भविष्य की बात सोच रहे हैं, अगर सही तरीके से जानना चाहते हैं हमारे भविष्य के बारे में या उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो श्री अरविंद जी को पढ़ने के लिए बताया गया है। श्री अरविंद जी की आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी बुक्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, उनका मंतव्य है, आई सेड टू हिम, वो उनको एक पोएम लिखे थे, श्री अरविंद रविंद्र का नमस्कार ग्रहण करो। उसके बाद वो बताते हैं, आई सेड टू हिम, यू हैव द वर्ड एंड वी आर वेटिंग टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू। इंडिया विल स्पीक थ्रू योर वॉइस टू द वर्ल्ड, हियर कैन टू मी ओ अरबिंदो एक्सेप्ट द सैल्यूटेशन फ्रॉम रविंद्र। तो ये रविंद्रनाथ का मंतव्य है श्री अरविंद जी पे। तो श्री अरविंद जी केवल एक विजनरी नहीं है, उनकी जो बातें केवल एक मंतव्य नहीं है, वो जो बताए हैं वो भविष्य में घटने वाला है। या माता जी उसको और सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि श्री अरविंद जी ही भविष्य के हैं। श्री अरबिंदो बिलोंग्स टू फ्यूचर, और उनकी जो बातें अभी हम जानेंगे वो भविष्य से वर्तमान पे आए हैं और वर्तमान की भाषा में भविष्य को व्यक्त किए हैं। तो क्या व्यक्त किए हैं? उनकी जो मेन काम था पहले कि भारत कैसे स्वाधीन हो, पर जैसे अंग्रेजी उनकी काम को देख ना पाके उनको अलीपुर जेल में बंद कर दिए। 1 साल के लिए उनको जेल में कटाना पड़ा, पर वो समय उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो श्री अरविंद जी को हम जानते थे, टोटली उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आए, और उसके बाद हम एज ए शेयर, एज ए पोएट, बहुत जो भी अभी जानते हैं। उसके बाद तो क्या हुआ उस जेल में? 1910 में वो जेल से निकल के फ्रीडम मूवमेंट से अचानक वो जाते हैं पौंडीचेरी। कंप्लीटली वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय, पर अचानक उनके अंदर ये प्रेरणा आता है, गो टू पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये उनका साधना का क्षेत्र है, और वहां पे रह के वो 40 साल तपस्या करते हैं। और वो क्यों? श्री अरविंद जी कहते हैं, श्री अरविंद जी कहते हैं, जेल में उनको ये निर्देश मिला, ये आश्वासन मिला, ये प्रेरणा मिला कि भारत का स्वाधीन होना निश्चित है। 1909 में ही ये प्रेरणा उनको मिल गया था कि भारत को स्वाधीन होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, पर तुम इस काम के लिए नहीं आए हो। तो तुम किस काम के लिए आए हो? तुम्हारा काम होगा कि भारत तो स्वाधीन हो जाएगा, पर स्वाधीन होने के बाद भारत क्या करेगा, भारत की दिशा, भारत का भविष्य क्या होगा, उसके लिए तुमको काम करना है। और केवल उतना ही नहीं, भारत स्वाधीन हो जाएगा, पर क्या हम ह्यूमन, एज ए ह्यूमन आर वी फ्री? एक मनुष्य, अगर हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, उस नाते क्या हम फ्री हैं? आपको क्वेश्चन है, क्या हम फ्री हैं? नहीं। तो किन चीजों से हम बंधे हुए हैं? किन चीजों से बंधे हुए हैं?
मोह माया, इंद्रियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यस, और सामाजिक परिस्थिति से, जी, और स्टीरियोटाइप्स, रिलीजन, डिजायर, बहुत कुछ है जो हमें बांध के रखा है। और हम जो करना चाहते हैं, जो सच्चे मन से हम करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। श्री अरविंद जी कह रहे हैं हम स्वाधीन तो होना चाह रहे हैं, पर जो चेन हमें बांध के रखा है उस चेन को ही हम प्यार कर बैठे हैं। हम एक तरफ चाहते हैं, एक पैर हमारा एनिमलिटी में है, अभी भी पशुत्व में है, एक पैर हमारा ह्यूमनिटी में है, और दोनों हाथ हमारे ऊपर उठ रहे हैं टुवर्ड्स डिविनिटी। तो दो मतलब ये अवस्था में जो हम हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये दुख, दर्द, समस्या, जो मतलब कोई दुख नहीं चाहता पर दुख आता है, वृद्धत्व तो नहीं चाहते वो भी आता है, बीमारी नहीं चाहते वो भी आता है। तो इन चीजों से जो बंधे हुए हैं, मरना नहीं चाहते पर मर रहे हैं, तो इन चीजों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसी काम के लिए वो पौंडीचेरी गए। और उनकी साधना के दौरान एक माइलस्टोन वो है 1947 15 अगस्त 1947 15 अगस्त। वो उस दिन क्या हुआ? आजादी का दिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उस दिन सभी जानते थे कि 15 अगस्त श्री अरविंद जी का जन्मदिन भी है। तो 15 अगस्त जब भारत को स्वाधीन होने का दिन चुना गया, तो तिरुचिरापल्ली रेडियो स्टेशन से श्री अरविंद जी को एक मैसेज पूरे भारत में स्प्रेड करने के लिए एक मैसेज का रिक्वेस्ट किया गया, जो 14 अगस्त उसको रिकॉर्ड किया गया और 15 अगस्त वो हर जगह पे ब्रॉडकास्ट हुआ। तो उस दिन उन्होंने उनके 5 स्वप्न के बारे में बताए। स्वप्न हम सब देखते हैं, हमारे सपने सुबह उठ के हम भूल जाते हैं। कुछ सपने होते हैं जो हम अपने लिए देखते हैं, अपने परिवार के लिए देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरे देश के लिए स्वप्न देखते हैं, पर बहुत रेयर में से रेयर हैं जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए स्वप्न देखते हैं। तो उनमें से एक है श्री अरविंद जी, और वो आप जानेंगे उनके 5 स्वप्न से। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त भारत को स्वाधीन होने के लिए जो डेट मिला, ये डेफिनेटली भगवान का ही सैंक्शन है। इट इज अ गिफ्ट गिवन टू मी, बिकॉज जो मैं चाह रहा था कि भारत कैसे स्वाधीन हो, जैसे मैम बता रही थी, वो पूर्ण स्वराज के लिए वो पहले आदमी थे जो वो हर वक्त, हर क्षण वो चाहते थे भारत कैसे स्वाधीन हो, और ये मिला उनके जन्मदिन में ही। तो इसीलिए वो कहते हैं ये गिफ्ट तो मुझे मिला पर अधूरा मिला। मैं खुश हूं कि मिला पर ये अधूरा मिला। क्या, क्यों अधूरा बोल रहे हैं? क्योंकि 14 अगस्त को भारत का डिवीजन हो गया। जैसे मैं बता रही थी, वो भारत को एक जीवंत माँ की तरह देखते थे, एक आत्मा की तरह वो उनको पूजते थे। तो वो बता रहे हैं कि अगर भारत का डिवीजन हो रहा है, मतलब उसकी आत्मा का विभाजन हो रहा है। उसकी कंप्लीट वर्क अगर भारत विश्व में करना चाहती है तो फ्री तो हो गया, पर यूनाइटेड उसको होना है। इसीलिए वो अपना पहला स्वप्न बताते हैं, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। वो कहते हैं ये जो अधूरा मिला है, बहुत से लोग श्री अरविंद जी को पूछे हैं कि पाकिस्तान वो कैसे जुड़ेगा, जिस स्थिति में वो हमसे अलग हुआ है वो कैसे जुड़ेगा। श्री अरविंद जी कहते हैं जो चीज, जो डिवीजन हुआ है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, मिथ्याचार के वजह से। कोई खुशी के वजह से डिवीजन हुआ है क्या? खुशी से हुआ है क्या? एक फॉल्सहुड, मिथ्याचार की वजह से हुआ है, और जो मिथ्याचार है, जो मिथ्या है, वो जाएगा ही। इसीलिए जो डिवीजन अभी जो दिख रहा है वो जाएगा। और श्री अरविंद जी, नेक्स्ट स्लाइड, वो कह रहे हैं भारत के साथ जो जो उसके पार्ट हैं, 8 जो अभी डिवीजन हुआ है, वो फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट,
क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत। ये 8 देश इंडिया से मिलके 9 कंट्रीज हमारे अखंड भारत फिर से होंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं, उससे पहले ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये पौंडीचेरी के प्लेग्राउंड में, जहां हर वक्त मतलब स्पेशल डेज में मार्च पास्ट होते हैं, मेडिटेशन होते हैं, इस माँ के आगे हर वक्त मेडिटेशन किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है कि ये फिर से कैसे हो पाए। माता जी को भी पूछा गया कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान अलग हुआ है, ये हमें तो लग ही नहीं रहा है, आप सबको क्या लग रहा है कि ये फिर से हो पाएगा अखंड भारत? जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये बात माता जी को भी पूछा गया कि किस बेसिस पे फिर से ये होगा। तो माता जी बोले कि ये होगा तो जरूर, पाकिस्तान के अंदर ही 5 पॉलिटिकल डिवीजन आएंगे और एक एक पार्ट इंडिया से मिलने के लिए चाहेंगे। ये हो रहा है कि नहीं? कोई बता सकता है इस अभी के लिए ये कितना ये हो रहा है? आप जानते हैं कोई? यस, बलूचिस्तान। ये पहले चाह रहा है कि ये पाकिस्तान से अलग होके इंडिया के साथ मिले। ये माता जी ने 1947 से ही बोल दिया था कि 5 पॉलिटिकल डिवीजन आएंगे। अभी हाल ही में जो मतलब इलेक्शन हुए, उस समय भी ये मंतव्य आया कि पाकिस्तान का डिवीजन हो रहा है। तो ये माता जी का मंतव्य था। तो किस बेसिस पे मिलेंगे? भौगोलिक मतलब एक मतलब जो ज्योग्राफिकल यूनिटी, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक कन्फेडरेशन, श्री अरविंद जी ये वर्ड यूज करें, एक कन्फेडरेशन बनेगा इन नेशंस के बीच। और वो कह रहे हैं कल्चरली तो अभी बहुत सारी चीज एक्सचेंज हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, पर ये यूनिटी बेस होगा स्पिरिचुअली, नॉट इन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट स्पिरिचुअली। ये उनका फर्स्ट ड्रीम है। सेकेंड ड्रीम इज, वो पहले भारत के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो कहते हैं फ्री, पहले भारत के बारे में बताते हैं, फिर एशिया के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं लिबरेशन एंड काउंसिल ऑफ एशियन नेशंस। वो कह रहे हैं कि भारत तो उठेगा, उसके साथ उसके जो आसपास के कंट्रीज है उसको भी वो क्या करेगा? उठाएगा। एशिया में अभी कितने कंट्रीज है? कोई बता सकते हैं? अभी के लिए 48 कंट्रीज। और जाने माने कंट्रीज कुछ नाम, एशियन कंट्रीज, चाइना, म्यांमार, इंडिया, जापान। यस। तो देखें, माता जी जब आई थी, वो फ्रांस से हैं, वो जब आई थी वो बोल रहे हैं कि फ्रांस 1878, उस समय फ्रांस क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड वो क्या कर रहा था? पूरे विश्व को डोमिनेट कर रहा था, या ज्यादातर हम उसकी बात ही सुनते थे। वेस्टर्न डोमिनेशन हमारे पास ज्यादा था। पर श्री अरविंद जी ये बात बताए कि अभी क्या होगा? एशिया का उत्थान होगा। और वो हम अभी देख भी रहे हैं कि पूरे विश्व में अभी चाइना, जापान, इंडिया ये कैसे ऊपर उठ रहा है। जापान जो कंट्री 1945 में कंप्लीटली उसके 2 सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्या था? हिरोशिमा एंड नागासाकी। फिर इतने कम समय में अगर आप देखेंगे वहां पे कितनी डेवलपमेंट बढ़ गई है, इतने कम समय में उसका उत्थान हुआ है। वो कह रहे हैं श्री अरविंद जी की पहले क्या, एशिया के हर नेशन अपनी फ्रीडम उनको मिलेगी और उसके साथ एशिया का उत्थान होगा, क्योंकि एशिया में लीड रोल लेगा इंडिया पूरे विश्व में एक मैसेज, एक प्रोग्रेस की एक मैसेज वो पूरे विश्व को देगा। इसीलिए एशिया का उत्थान होगा और एशिया में इंडिया। फिर उनकी नेक्स्ट ड्रीम, वो कहते हैं
देखिए श्री अरविंद जी के ड्रीम में भी हम उत्थान देखेंगे। पहले इंडिया, फिर एशिया, नेक्स्ट स्लाइड, फिर कहते हैं वर्ल्ड यूनियन। हम ये सुने हैं विश्व भातृत्व, ये बहुत बार सुने हैं, इस पे डिबेट भी होता है, इस पे हम बहुत चर्चा करते हैं, पर ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हमें कभी दिखता है? वर्ल्ड यूनिटी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आप सोच पा रहे हैं? कुछ संभावनाएं तो दिख रही जी, कुछ संभावनाएं, किस बेसिस पे? इस समय का जो सिचुएशन था और अपना देश जिस तरह से लोगों को अनाज दे रहा है, दवाइयाँ दे रही है, जो भी जरूरत का सामान है, जी। वो सब लोग पूरी तरह एक इंडिया की तरफ नजर लगाए बैठा है, चाहे जापान हो या जो भी अमेरिका हो, जो भी बड़े कंट्री जी। तो ऐसे में एक संभावना तो बन रही है कि एक समय भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा आयात कम और निर्यात जा रहा हो, तो बहुत सारी संभावना है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बेहतर होगा। जी, तो ये वर्ल्ड यूनिटी को प्रैक्टिकली संभव करने के लिए माता जी का एक विजन था कि एक ऐसा जगह हो जो नहीं कह सकते कि ये केवल इंडिया का है या ये मेरे धर्म का है या ये केवल मेरा है, ये कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड का है। ऐसा कोई जगह है जिसको हम कह सकते हैं? पर माता जी का ये विजन था कि ऐसा एक जगह बने जिसकी मैम बता रही थी, नेक्स्ट स्लाइड, वो है ऑरोविल। ऑरोविल इस सिटी की प्लानिंग कंप्लीटली माता जी ने ही दिया है। और इसका जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब इसकी बुनियाद मतलब ये जो स्टार्ट हुआ, तो 124 नेशंस के लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने भेजे थे और सब कंट्री से सॉइल लाया गया था। यहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी सॉइल को वहाँ पे एक जगह पे रखा गया है वर्ल्ड यूनिटी के लिए। और करेंटली अभी का अगर देखें तो वहाँ पे 64 नेशंस के लोग एक साथ रह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हूँ या वहाँ से हूँ, वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं और कैसे हम उस भाषा से एक दूसरे से मिल पाए, ना कि कोई चीज हो जो हमें डिवाइड कर सके। उस बेसिस पे यूनिटी लाने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है। हर क्षेत्र में वहाँ पे डेवलपमेंट या रिसर्च चल रहे हैं, एग्री है, एक साथ मिल के सब रिसर्च कर रहे हैं। ये श्री अरविंद जी का एक मंतव्य उन्होंने बताया कि इंडिया या ये जो ईस्टर्न ये एशियन नेशन है, वो पहले से ही भगवत तत्व या स्पिरिचुअलिटी या भगवान पे विश्वास करता है। पर एट द सेम टाइम हम जब वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, वो उस पर ना विश्वास करके वो मैटर पे विश्वास करता है, मैटर पे ज्यादा बिलीव करता है। इसीलिए श्री अरविंद जी कह रहे हैं दोनों में समन्वय या दोनों में एक सिंथेसिस लाना होगा, जो उन्होंने बताया कि मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। ये उनकी एक बुक सावित्री का एक मैसेज है कि दोनों में यूनिटी आएगी, दोनों मिलके भगवान की ओर जब बढ़ेंगे तभी ट्रू डेवलपमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट, चौथा ड्रीम उन्होंने बताया जो हम सुनते हैं हर बार कि इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के बारे में नेक्स्ट, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि इंडिया अगर हमें जीरो नहीं देता तो हम गिनना ही नहीं सीखते। तो इंडिया का हिस्ट्री या पास्ट ये ऑलरेडी महान था और इंडिया का फ्यूचर भी महान है, पर अभी इस अवस्था में क्यों है? श्री अरविंद जी बोल रहे हैं क्योंकि जो हम अपने आप को जो इंडियन सोच रहे हैं, हम अभी तक ट्रू इंडियन ही नहीं बने हैं। इसीलिए ये डेवलपमेंट या ये चीज हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें पहले अपना जो भूमिका है एज ए इंडियन वो निभाना है। और वो कहते हैं इंडिया नेवर लिव्स फॉर इटसेल्फ, वो कभी भी अपने लिए नहीं जिया है। उसका हर एक इन्वेंशन पूरे विश्व के लिए उसने किया है। ये है इंडिया का ट्रू परिचय। फिर फिफ्थ ड्रीम वो बताते हैं बर्थ ऑफ ए न्यू एज। बर्थ ऑफ ए न्यू एज, वो कह रहे हैं मनुष्य अपने लिए जो सलूशन निकाल रहा है वो एक परफेक्शन की ओर जा रहा है। अभी वो चाहता है अपने लेवल में परफेक्शन लाने के लिए, पर वो क्या कर रहा है, जो भी
इन्वेंशन कर रहा है, जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, अपना डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है। न्यूक्लियर डेवलपमेंट क्यों हुआ, बता सकते हैं? उसका पॉजिटिव एंगल था सहारा डिजर्ट में कैसे पानी निकले। अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज करने से, मतलब यूज ना करके उसको दूसरों को डराने के लिए भी हम कर रहे हैं उसका यूज। जो जो भी मनुष्य डेवलप किया है वो उसके लिए ही वो डिस्ट्रक्शन लाया है। तो श्री अरविंद जी कह रहे हैं मनुष्य मन के बल से इतना ऊपर उठ गया है, अभी वहां पे जाके गोल गोल घूम रहा है, उसके बियॉन्ड जाने का समय अभी आ गया है। वो कह रहे हैं अगर रियल सोल्यूशन हम चाहते हैं, अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का परिवर्तन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम ह्यूमन परफेक्शन जो सोच रहे हैं वो भी हमें क्या कर रहा है, वो भी हमें सही साबित नहीं कर रहा है, बाद में हमें ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो ह्यूमन परफेक्शन अभी डिवाइन परफेक्शन की ओर जाना है। तो ये था श्री अरविंद जी का 5 स्वप्न कि मनुष्य शेष नहीं है, मनुष्य के बाद और एक जाति आएगी जो भगवान के गुण को कंप्लीटली प्रकाश कर सकते हैं। हम भगवान से आए हैं, भगवान के गुण हमारे अंदर बीज स्वरूप हैं। उसको हमको बहुत प्रैक्टिस करने, मतलब सच बोलने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ रहा है कि नहीं? झूठ बोलने के लिए कोशिश करना पड़ रहा है, गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना पड़ रहा है कि नहीं? साहसी होने के लिए, पर डरने के लिए क्या कोशिश करना पड़ रहा है? तो ये सब गुण जो भगवान के गुण है वो हमारे अंदर अभी बीज स्वरूप है, वो पूर्ण प्रकाश होंगे। जो श्री अरविंद जी कह रहे हैं मनुष्य के बाद दिव्य मानव, वो हम सब ही बनने जा रहे हैं। बनने के लिए हमको कोशिश करना है। जैसे बंदर से मनुष्य, ये एक इवोल्यूशन का बड़ा एक ट्रांजिशन आया या एक डेवलपमेंट आया, वैसे मनुष्य से और एक जाति आना बाकी है। उसके लिए हमें प्रस्तुत होना है। तो उसके लिए अगर इस बारे में हम और जानना चाहते हैं तो हम उसको जितना पढ़ें। श्री अरविंद जी की 37 वॉल्यूम्स हैं, उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है पूरे जीवन के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में, देश दुनिया सब के बारे में, हर एंगल के बारे में, आर्ट हो, पॉलिटिक्स हो, सब चीज का आंसर आप उनके बुक्स में पाएंगे। अगर हम पढ़ना चाहें तो उनके 3 मेजर बुक्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। नेक्स्ट एक है सिंथेसिस ऑफ योगा, जहां पे उन्होंने हर योग, हम अभी तक जितने भी योग प्रक्रिया जानते हैं, योग के बारे में जानते हैं, क्या होता है हमको लगता है कि सब अपने, मतलब एक योग दूसरे योग को ऑपोजिट लगता है। तो उन्होंने हर योग की स्टडी की है और उनको एक सिंथेसिस पॉइंट में लाए हैं। हर योग की सत्यता किस युग में या किस समय था, उसको उन्होंने एक कंप्लीटली उसको उन्होंने बताया है। वो है सिंथेसिस ऑफ योगा। अगर योग की हिस्ट्री जानना चाहते हैं और उसका ट्रू प्लेस हम जानना चाहते हैं तो हमको ये बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी बुक है द लाइफ डिवाइन। ये बुक जब पूरे वर्ल्ड में आया, पूरे विश्व में ये एक जॉल्ट पैदा किया। वहां पे पहला लाइन था कि मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाते थे। इवोल्यूशन मनुष्य के बाद भी कुछ और है, ये कॉन्सेप्ट श्री अरविंद जी ने पहली बार दिया। तो हमारा जीवन अभी जिस अवस्था में है, उस अवस्था से कैसे दिव्य जीवन में वो मतलब हम जा सकते हैं उस, और उसके बारे में उन्होंने लाइफ डिवाइन बुक में बताई। नेक्स्ट तीसरी बुक है सावित्री। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक योग का जीवन, एक योगी का जीवन एक पोएट या एक पोएम के फॉर्म से भी बताया जा सकता है। सावित्री हम जानते होंगे, सावित्री महाभारत का एक एपिसोड है या एक कैरेक्टर है जो अपने हस्बैंड के लिए, उनको
उनको जीवन दान मतलब फिर से उनको मृत्यु से वापस लाने के लिए उनकी तपस्या है सावित्री। पर उस कॉन्सेप्ट को लेके श्री अरविंद जी ने अपनी योग की ही बातें सावित्री में बता दी है कि कैसे श्री अरविंद जी इस ये जो जीवन है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो मृत्यु उससे भी कैसे हम उभर सकते हैं या एक नए जीवन की ओर जा सकते हैं, उसमें सावित्री के माध्यम से उन्होंने बताया है। ये